दोस्तों, पुस्तक है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आज पाठ नंबर 8। हेडिंग, बेबीलोन शहर के ऊँटों का व्यापारी। इंसान को जितनी ज़्यादा भूख लगती है, उसका दिमाग उतनी ही ज़्यादा स्पष्टता से काम करता है। इसके अलावा वह भोजन की खुशबू के प्रति उतना ही ज़्यादा संवेदनशील भी हो जाता है। अजयोर का पुत्र तरकाद निश्चित रूप से ऐसा ही महसूस कर रहा था। 2 दिन से उसके मुंह में अन्न का दाना भी नहीं गया था। उसने सिर्फ 2 छोटे अंजीर खाए थे, जो उसने एक बगीचे की दीवार के ऊपर से चुपचाप तोड़े थे। वह इससे ज़्यादा इसलिए नहीं तोड़ पाया क्योंकि तभी बगीचे की मालकिन गुस्से में बाहर निकल आई और उसे पकड़ने के लिए सड़क पर भागने लगी। उसकी तीखी चीख अब भी तरकाद के कानों में गूंज रही थी। हालांकि इस समय वह बाजार से गुजर रहा था, इसी कारण वह खुद पर इतना संयम रख पा रहा था कि बाजार में फल बेचने वाली महिलाओं की ललचाने वाली टोकरियों तक अपनी बेचैन उंगलियों को न पहुंचने दे। इससे पहले उसे कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि बेबीलोन के बाज़ारों में खाने पीने का इतना सामान आता है और उसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है। बाजार छोड़कर वह सराय की तरफ चल दिया। वह सराय के भीतर जाकर कुछ खाना चाहता था और इसी आशा में सराय के सामने इधर से उधर घूमने लगा। काश कोई जान पहचान वाला मिल जाए जिससे वह तांबे का एक सिक्का उधार ले सके। वह जानता था कि तांबे के सिक्के को देखकर ही सराय का मालिक मुस्कुराएगा और उसे भरपेट खाना खिलाएगा। वह यह भी जानता था कि तांबे के सिक्के के बिना सराय का मालिक उसे दुत्कार कर भगा देगा। वह सोच विचार में इतना खोया था कि उसे अपने आसपास की जरा सा भी सुध बुध नहीं रही। अचानक उसने अपने सामने एक ऐसे व्यक्ति को खड़े देखा जिससे वह सबसे ज़्यादा बचना चाहता था। वह ऊँटों का व्यापारी देबेजिर था। उसने जितने भी दोस्तों और अन्य लोगों से उधार लिया था, उनमें देबेजिर सबसे ज़्यादा परेशान करता था, क्योंकि तरकाद इसलिए तत्काल कर्ज चुकाने के अपने वादे को पूरा नहीं कर पाया था। तरकाद को देखकर देबेजिर के चेहरे पर चमक आ गई। अरे वाह, यह तो तरकाद है। मैं तुम्हें ही तो ढूंढ रहा था, ताकि तुम मुझे तांबे के वे 2 सिक्के चुका दो जो मैंने तुम्हें 15 दिन पहले उधार दिए थे। इसके अलावा चांदी का एक सिक्का भी जो मैंने तुम्हें इससे पहले उधार दिया था। तुम अच्छा मिल गए। आज वे सिक्के मेरे बहुत काम आ सकते हैं। तुम क्या कहते हो बच्चे, क्या कहते हो? तरकाद हकलाने लगा और उसका चेहरा लाल पड़ गया। उसके खाली पेट में कुछ भी नहीं था जिससे उसे मुंहफट देबेजिर के साथ बहस करने की शक्ति मिले। वह कमज़ोर स्वर में बुदबुदाया, मुझे अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है, परंतु आज मेरे पास तांबे या चांदी का एक भी सिक्का नहीं है जिससे मैं आपका उधार चुका सकूं। देबेजिर ने जोर देकर कहा, तो फिर उनका इंतज़ाम करो। निश्चित रूप से तुम तांबे और चांदी के कुछ सिक्कों का इंतज़ाम तो कर ही सकते हो, ताकि अपने पिता के पुराने मित्र का कर्ज चुका सको, जिसने ज़रूरत के समय तुम्हारी मदद की थी। चूँकि बदकिस्मती मेरा पीछा कर रही है, इसलिए मैं आपका कर्ज नहीं चुका सकता। बदकिस्मती अपनी कमजोरी के लिए देवी देवताओं को दोष क्यों देते हो? बदकिस्मती हर उस व्यक्ति का पीछा करती है जो कर्ज चुकाने के बजाय कर्ज लेने के बारे में ज़्यादा सोचता है। मैं सराय में खाना खाने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है। तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तरकाद को देबेजिर का मुंहफट अंदाज पसंद नहीं था, परंतु सराय के अंदर जाने के विचार से उसे खुशी हुई, क्योंकि अब उसके मन में भोजन मिलने की आशा जाग गई थी। देबेजिर उसे कमरे के दूर वाले कोने में ले गया, जहाँ वे छोटे कालीनों पर बैठे। जब सराय का मालिक कास्कोर उनके पास मुस्कुराते हुए आया, तो देबेजिर ने उससे मजाकिया अंदाज में कहा, रेगिस्तान की मोटी छिपकली,
मेरे लिए बकरे की टांग लाओ जिसमें बहुत सारा गोश्त हो और जो बिल्कुल भूरी हो। इसके अलावा ब्रेड और सब्जियां भी लाओ क्योंकि मैं बहुत भूखा हूँ और डटकर भोजन करना चाहता हूँ। मेरे मित्र को भी मत भूलना, उसके लिए एक जग भरकर पानी लाना। पानी ठंडा होना चाहिए, आज बहुत गर्मी है। तरकाद निराश हो गया। क्या यहाँ पर बैठकर वह सिर्फ पानी पिएगा और इस आदमी को बकरे की मोटी टांग खाते हुए देखेगा? उसने कहे कुछ नहीं कहा उसने। वह सोच में पड़ गया कि वह क्या करे। बहरहाल देवेजी ने तो चुपचाप रहना ही सीख लिया था। बहरहाल देवेजी ने तो चुप रहना कभी सीखा ही नहीं था। वह दूसरे ग्राहकों की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और मित्रतापूर्ण अंदाज में हाथ हिलाने लगा। वे सब उसे अच्छी तरह से जानते थे। इसके बाद देवेजी ने आगे कहा, आरफा से हाल ही में एक यात्री लौटा है। उसने मुझे एक अमीर आदमी के बारे में बताया जिसने पत्थर के एक टुकड़े को इतना बारीक तराश लिया है कि इंसान उसके आर पार देख सकता है। एक उसने इसे अपने घर की खिड़की में लगा दिया है ताकि बारिश से बचा जा सके। यात्री के अनुसार वह पत्थर पीला है। यात्री ने जब इसके आर पार देखा तो बाहर की दुनिया विचित्र दिख रही थी और अपने वास्तविक रंग रूप में नजर नहीं आ रही थी। इस बारे में तुम क्या कहते हो तरकाद? क्या तुम्हें लगता है कि इंसान को दुनिया वास्तविकता से अलग दिख सकती है? शायद, युवक ने कहा। उसकी दिलचस्पी कहानी से ज़्यादा बकरे की मोटी टांग में थी जो देवेजी के सामने रखी थी। मैं जानता हूं कि यह सच है क्योंकि मैंने दुनिया को वास्तविकता से भिन्न रंग में देखा है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। उससे तुम यह जान जाओगे कि मैं दुनिया को फिर से सही रंगों में कैसे देख पाया। पड़ोस में खाना खा रहे एक व्यक्ति ने अपने पड़ोसी से फुसफुसाते हुए कहा, देवेजी कहानी सुना रहा है। वह अपने कालीन को पास खींच लाया। भोजन करने वाले बाकी लोग भी अपना भोजन लेकर वहीं आ गए। एक अर्धवृत्त बना लिया। उनके चबर चबर खाने की आवाज़ें तरकाद के कानों में गूंज रही थी। सिर्फ तरकाद ही था जिसके सामने भोजन नहीं था। देवेजी ने उसके लिए भोजन नहीं मंगवाया था। नहीं, उसने तरकाद को ब्रेड का वह टुकड़ा उठाने का इशारा किया था जो प्लेट के फर्श पर गिर गया था। देवेजी ने बकरे की टांग का एक बड़ा हिस्सा काटने के बाद कहा, आज जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ वह मेरे शुरुआती जीवन के बारे में है। इस कहानी में यह बताया गया है कि मैं ऊँटों का व्यापारी कैसे बना। क्या किसी को मालूम है कि मैं कभी सीरिया में गुलाम था? श्रोता आश्चर्य से बुदबुदाने लगे, जिसे सुनकर देवेजी संतुष्ट हुआ। देवेजी ने बकरे की टांग को एक बार फिर कुतरते हुए कहा, युवावस्था में मैंने अपने पिता का व्यवसाय यानी काठी बनाना सीखा। मैं उनकी दुकान में उनके साथ काम करता था और फिर मेरी शादी हो गई। मैं युवा था परंतु मुझ में ज़्यादा योग्यता नहीं थी, इसलिए मैं बहुत कम कमा पाता था। सिर्फ इतना कि मैं जैसे तैसे अपनी पत्नी का खर्चा उठा पाता था। मैं बहुत सी अच्छी चीज़ों की लालसा करता था परंतु मेरे पास उन्हें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जल्दी ही मैंने पाया कि पैसे न होने के बावजूद दुकानदार मुझे उधारी पर सामान देने को तैयार थे। युवा और अनुभवहीन होने के कारण मैं यह नहीं जानता था कि जो व्यक्ति अपनी कमाई से ज़्यादा खर्च करता है वह अनावश्यक भोग विलास के बीज बोता है और आगे चलकर उसे मुश्किलों और अपमान की फसल काटना पड़ता है। चूँकि मैं यह नहीं जानता था, इसलिए मैंने अपने अरमानों को पूरा किया और अपनी पत्नी तथा घर के लिए विलासिता की वस्तुएं उधारी पर खरीद लीं। मैं जितना उधार चुका सकता था उतना चुकाता रहा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, परंतु बाद में मैंने पाया कि मैं अपनी आमदनी से एक साथ दोनों काम नहीं कर सकता था। मैं अपनी आमदनी में
या तो अपना खर्च चला सकता था या फिर अपना कर्ज चुका सकता था। कर्जदार अपना उधार वसूलने के लिए मेरा पीछा करने लगे और मेरी ज़िंदगी दुखद बन गई। मैंने अपने मित्रों से उधार लिया परंतु उनका कर्ज भी नहीं चुका पाया। चीज़ें बद से बदतर होती गईं। मैंने अपने पत्नी को मायके भेज दिया और खुद बेबी लोन छोड़कर दूसरे शहर में जाने का फैसला किया जहां मुझे बेहतर अवसर मिल सके। 2 साल तक मैंने कारवां के व्यापारियों के यहाँ काम किया। इस दौरान मैं बहुत बेचैन और दुखी रहा। इसके बाद मैं डकैतों के गिरोह में शामिल हो गया जो रेगिस्तान में निशस्त्र कारवां की तलाश में भटकते हैं। इस तरह के काम हमारे खानदान के नाम पर कलंक थे, परंतु मैं दुनिया को रंगीन पत्थर से देख रहा था और मुझे यह एहसास नहीं था कि मेरा कितना पतन हो गया है। हमें अपने पहले अभियान में सफलता मिली। हमने बहुत सा सोना, रेशमी कपड़े और अन्य मूल्यवान वस्तुएं लूट ली। हम लूट के सामान को गिनीर ले गए और खर्च कर डाला। दूसरी बार हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं रही। जैसे ही हमने सामान लूटा, कुछ सशस्त्र लोगों ने हम पर हमला कर दिया। ये भाले वाले उस कबीले के मुखिया ने भेजे थे जिसे कारवां संरक्षण के लिए पैसे देते थे। हमारे 2 लीडर्स मारे गए और बाकी सब लोगों को पकड़कर दमिश्क ले जाया गया जहां हमारे कपड़े उतारकर हमें गुलामों के रूप में बेच दिया गया। मुझे सीरिया के रेगिस्तानी कबीले के मुखिया ने चांदी के 2 सिक्कों में खरीदा। मेरे बाल उतरवा दिए गए और मेरे शरीर पर सिर्फ एक कपड़ा था जो कमर पर लिपटा हुआ था। मैं बाकी गुलामों से ज़्यादा अलग नहीं था। लापरवाह युवक की तरह मैंने सोचा कि यह अनुभव भी रोमांचक होगा, परंतु मैं तब दहल गया जब मेरे मालिक ने मुझे अपनी 4 पत्नियों के सामने पेश करके कहा कि वे मुझे अपना किन्नर बना सकती हैं। दरअसल तब जाकर मुझे अपनी निराशाजनक स्थिति का एहसास हुआ। रेगिस्तान के ये लोग जंगली और योद्धा थे। उनकी इच्छाओं का पालन करना मेरी मजबूरी थी क्योंकि मेरे पास न तो हथियार थे न ही बचाव के साधन। जब उन चारों महिलाओं ने मुझे गौर से देखा तो मैं दहशत में खड़ा रहा। मैं सोच रहा था कि क्या मुझे उनसे दया की आशा करनी चाहिए। पहली पत्नी सीरा बाकी तीनों पत्नियों से बड़ी थी। मेरी तरफ देखते समय उसका चेहरा भावहीन था। मुझे उसने दया की कतई उम्मीद नहीं थी। मैंने दूसरी पत्नी की तरफ आशा भरी नज़र डाली। वह एक घमंडी सुंदरी थी जो मेरी तरफ इतनी उदासीनता से देख रही थी जैसे ज़मीन पर रेंगने वाले किसी कीड़े को देख रही हो। बाकी दोनों छोटी पत्नियां हंस रही थी जैसे यह कोई दिलचस्प मजाक हो। सज़ा का इंतज़ार करते हुए मुझे ऐसा लगा जैसे एक युग बीत गया हो। हर महिला चाहती थी कि दूसरी महिला फैसला करे। अंत में सीरा ने ठंडी आवाज़ में कहा, हमारे पास बहुत से किन्नर हैं परंतु ऊँटों की देखभाल करने वाले गुलाम बहुत कम हैं। जो हैं वे किसी काम के नहीं हैं। आज ही मैं अपनी बीमार माँ से मिलने जाना चाहती हूँ, परंतु ऐसा कोई गुलाम नहीं है जिस पर मैं भरोसा कर सकूँ कि वह मेरे ऊँट को ठीक से ले जाएगा। इस गुलाम से पूछो कि क्या वह ऊँटों की देखभाल कर सकता है। इस पर मेरे मालिक ने मुझसे पूछा, तुम ऊँटों के बारे में क्या जानते हो। अपनी खुशी को छुपाने की कोशिश करते हुए मैंने जवाब दिया, मैं उन्हें बिठा सकता हूँ, उन पर बोझ लाद सकता हूँ, उन्हें बिना थके लंबी यात्राओं पर ले जा सकता हूँ। अगर ज़रूरत हो तो मैं साजो सामान की मरम्मत भी कर सकता हूँ। मेरे मालिक ने कहा, ऐसा लगता है गुलाम को ऊँट संभालने का अनुभव है। सीरा, अगर तुम चाहो तो तुम इस आदमी को अपने ऊँटों की देखभाल के लिए रख सकती हो। इस तरह मुझे सीरा के हवाले कर दिया गया। उसी दिन मैं उसे ऊँट पर बैठाकर उसकी बीमार माँ से मिलवाने ले गया। यात्रा लंबी थी और मुझे उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देने का अवसर मिल गया। मैंने उसे यह भी बताया कि मैं जन्म से गुलाम नहीं था और मेरे पिता बेबीलोन के एक सम्मानित काठी बनाने वाले थे। मैंने उसे अपने बारे में बहुत कुछ बताया।
उसके जवाब सुनकर मैं उलझन में पड़ गया और बाद में मैंने उसकी बातों पर काफ़ी विचार किया। तुम खुद को स्वतंत्र व्यक्ति कैसे कह सकते हो जब तुम्हारी कमजोरी ने तुम्हारा ये हाल कर दिया है? अगर किसी व्यक्ति में गुलाम की आत्मा है तो चाहे वह जन्म से कुछ भी हो, अंततः वह गुलाम ही बन जाएगा। इंसान भी पानी की तरह अपने स्तर पर पहुंच जाता है। अगर किसी व्यक्ति में स्वतंत्र नागरिक की आत्मा है तो अपने दुर्भाग्य के बावजूद अंततः सम्मानित नागरिक बन जाएगा। मैं 1 साल से ज़्यादा समय तक बाकी गुलामों से के साथ रहा, परंतु मैं उनसे जुड़ नहीं पाया। एक दिन सीरा ने मुझसे पूछा, शाम को बाकी गुलाम आपस में मिलते हैं और एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, परंतु तुम अपने तंबू में अकेले क्यों बैठे हो? इस पर मैंने जवाब दिया, मैंने आपकी कई बातों पर विचार किया है। मुझे नहीं लगता कि मुझ में गुलाम की आत्मा है। मैं उनमें से एक नहीं बन सकता है, इसलिए मैं अलग बैठता हूँ। उसने मुझे विश्वास में लेकर कहा, मुझे भी अलग बैठना पड़ता है। मेरे माता पिता ने बहुत दहेज दिया था और इसी कारण मेरे पति ने मुझसे शादी की थी। बहरहाल उन्हें मुझसे जरा भी प्रेम नहीं है। हर औरत की हसरत होती है कि वह माँ बने, परंतु मेरी यह हसरत अधूरी है। मैं बांझ और निसंतान हूँ। मुझे अलग बैठना पड़ता है। अगर मैं मर्द होती तो इस तरह गुलामों जैसी ज़िंदगी जीने के बजाय आत्महत्या कर लेती। लेकिन हमारे कबीले की परंपराओं में औरत और गुलाम में कोई फ़र्क नहीं है। मैंने सीरा से अचानक पूछा, अब आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? मुझ में मर्द की आत्मा है या गुलाम की? उसने जवाब दिया, तुमने बेबीलोन में जो कर्ज लिए थे, क्या तुम उन्हें चुकाना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता तो हूँ, परंतु मुझे ऐसा करने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। अगर तुम समय गुजर जाने दोगे और उन्हें चुकाने की कोशिश नहीं करोगे तो तुम में गुलाम की घृणित आत्मा है। जो व्यक्ति खुद का सम्मान नहीं करता है वह गुलाम ही होता है, और जो व्यक्ति अपने कर्ज नहीं चुकाता है वह खुद का सम्मान नहीं कर सकता है। परंतु मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो सीरिया में गुलाम हूँ। कमज़ोर आदमी, तुम जिंदगी भर सीरिया में ही गुलाम बने रहोगे। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैंने गुस्से में कहा। इसे साबित करके दिखाओ। कैसे? क्या हमारा महान सम्राट अपने मन से हर संभव तरीके से और पूरी ताकत से नहीं लड़ता है? तुम्हारा कर्ज भी तुम्हारा दुश्मन है। उसी ने तुम्हें बेबीलोन से खदेड़ दिया है। तुमने उससे लड़ना छोड़ दिया है, इसलिए अब वह तुमसे ज़्यादा ताकतवर बन गया है। अगर तुम मर्द की तरह लड़ते रहो तो तुम जीत सकते हो। तब शहर के लोग तुम्हारा सम्मान करते हैं, परंतु तुम में उससे संघर्ष करने का हौसला नहीं है। और देखो, आज तुम्हारा ये हाल है कि तुम गुलाम हो। दोस्तों, यह लेसन काफ़ी बड़ा है, इसलिए एक भाग में पूरा नहीं हो सकता, तो इसको सेकंड भाग में पूरा करेंगे। जय हिंद फ्रेंड्स।